माया का विवाह आदित्य से हुआ और वो नए शहरी परिवार में आई। आज करवा चौथ का त्योहार है और घर में रिश्तेदार भी आए हुए हैं। माया बेटी, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। यहाँ पे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आधुनिक सोच रखने वाले हैं। जी माँ जी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। गाँव में मेरी दादी मुझे आयुर्वेद सिखाती थी। ओह, तो आप वैद्य जी हैं। वैसे आजकल तो डॉक्टर भी MBBS करके आते हैं। तभी दादाजी अपने कमरे से दर्द से कराहते हुए आते हैं। अरे आज फिर जोड़ों में इतना दर्द हो रहा है कि चलना भी मुश्किल है। पापा, आपने दवाई तो ले ली ना? डॉक्टर साहब ने कहा है थोड़ा समय लगेगा। दादाजी, अगर आप चाहें तो मैं काढ़ा बना सकती हूँ। मेरी दादी कहती थी कि हल्दी, अदरक और अश्वगंधा के मिश्रण से काढ़ा बनता है। देख माया बहू, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम डॉक्टर की बातों में यकीन करते हैं। ये फालतू के तामझाम में ना हमें विश्वास नहीं है। और हाँ, आज के बाद ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की सोचो भी मत। माया की आंखों में निराशा झलकती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। दादाजी उसे समझदारी से देखते हैं। अगले दिन दादाजी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। वो बुखार से तप रहे हैं और दवाइयों का असर नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, पापा की हालत और भी खराब हो गई है। तेज बुखार है, खाना भी नहीं खा पा रहे। हाँ, दवाई तो दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आप भी कोई रास्ता निकालिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप दवाई का डोज बढ़ा दीजिए। हे भगवान, कल तक तो ठीक लग रहे थे बिल्कुल, अब अचानक से क्या हो गया? माया रसोई में काम कर रही है, लेकिन दादाजी के करहाने की आवाज सुनकर बेचैन हो जाती है। दादी हमेशा कहती थी, बेटी जड़ी बूटी में वो ताकत है जो अंग्रेजी दवाइयों में कहाँ। काश मैं कुछ कर पाती। दोपहर में जब माया दादाजी को खाना देने जाती है तो वो देखती है कि वो बहुत कमजोर हैं। दादाजी, खाना खा लीजिए। बेटी भूख ही नहीं लग रही, लगता है शरीर जवाब दे रहा है। दादाजी, अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बेटी कहो। मेरी दादी के पास एक काढ़ा था। वो कहती थी कि बुखार और कमजोरी इसका रामबाण इलाज है वो। पर क्या बेटी? पर माँ जी कहेंगी कि ये अंधविश्वास है, उन्हें सिर्फ डॉक्टरी दवाइयों पर भरोसा है। तभी सुमित्रा देवी कमरे में आती है और माया को दादाजी से बात करते हुए देखती है। माया, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? दादाजी को आराम करने दो। जी माँ जी, बस खाना दे रही थी। खाना देना है तो खाना दे दो। यहाँ बैठ के ना किस्से कहानी मत सुनाओ। दादाजी को ना सुकून चाहिए, ना कि तुम्हारे गांव के नुस्खे सुनने हैं। माया चुपचाप खाना रखकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दादाजी उसकी बात को याद रखते हैं। शाम को जब सब सो जाते हैं तो माया बेचैनी से रसोई में बैठी सोच रही थी। दादाजी की हालत को देखकर मेरा दिल दुख रहा है। काश मैं कुछ कर पाती। तभी दादाजी धीरे धीरे रसोई तक आते हैं। माया बेटी। अरे दादाजी, आप यहाँ कैसे? आपको तो आराम करना चाहिए। बेटी दर्द और बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही। तुम्हारी बात मन में घूम रही है। कौन सी बात दादाजी? वो काढ़े वाली बात, तुम्हारी दादी के नुस्खे। मैं इन गोलियों से परेशान हो गया हूँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा। दादाजी, अगर माँ जी को पता चल गया तो? माया, मैं 78 साल का हूँ, जो होना है वो होगा, पर कम से कम एक बार तो कोशिश करके देखते हैं। तुम्हारी दादी के नुस्खे आजमाओ। सच में दादाजी, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं? हाँ बेटी, पर ये हमारे बीच की बात रहेगी। सुमित्रा को पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। दादाजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मेरी दादी की आत्मा मुझे आशीर्वाद देगी। बस एक बात याद रखना बेटी, अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत रुक जाना। जी दादाजी, मैं बहुत सावधानी से करूंगी। माया की आंखों में नई उम्मीद और दृढ़ संकल्प जागता है। अगले 3 दिनों तक माया चुपके चुपके दादाजी को हर्बल दवाइयाँ देती है। दादाजी की हालत में सुधार दिखने लगता है। माया बेटी, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे काढ़े का कमाल है सब। दादाजी, बस कुछ दिन और, आपको पूरी तरह ठीक होना है। लेकिन काजल को शक होने लगता है। वो माया पर नजर रखने लगती है। कि भाभी को तो मैं रोज देख रही हूँ, दादाजी के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है, वो भी अलग। कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन काजल छुपकर माया को देख लेती है।
जब वो दादाजी के खाने में हर्बल पाउडर मिला रही होती है। काजल अपने फोन से वीडियो बनाती है। अब तो पकड़ा मैंने इसे। अब सबके सामने ना इसकी पोल पट्टी खुलेगी। उसी शाम पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है। रुकिए, सब खाना मत खाइए। क्या हुआ काजल, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? माँ, मैंने ना भाभी को दादाजी के खाने में कुछ मिलाते हुए देखा है। ये देखिए, मैंने इनका सारा काला चिट्ठा इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। काजल वीडियो दिखाती है जिसमें माया को कुछ पाउडर मिलाते हुए देखा गया है। ये क्या है माया? और तुम ये दादाजी के खाने में क्या मिला रही हो? माँ जी, ये जहर नहीं है, दवाई है। हर्बल दवाई? मुझे सब पता है, तू दादाजी पे ना जादू टोना करती है। मुझे पागल मत समझ। माँ जी प्लीज। तू धीरे धीरे ना दादाजी को स्लो पॉइजन दे रही है, मुझे सब पता है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे पिता को बिना बताए कैसे घुस दे सकती हो? और हर्बल की दवाइयाँ बिना बताए देना जहर के समान है। नहीं माँ जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सिर्फ। कसम? तेरी कसम का क्या भरोसा? तू तो चोर चकार की तरह छुप छुप के काम करती रहती है, किसी को भनक भी नहीं पड़ती। माया, तुमने ऐसा क्यों किया? और कुछ करने से पहले तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था। मैं तो बस दादाजी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। मदद? ये कैसी मदद है? हाँ, अरे मक्कार औरत, तू ना जहरीली नागिन है, नागिन। मेरे घर की शांति भंग करने आई है। तेरी नियत में ना खोट भरा है बस। मेरे परिवार को बस तू बर्बाद करना चाहती है। माँ जी, भगवान की कसम, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं कभी अपने परिवार का बुरा नहीं सोचूंगी। मेरी दादी की आत्मा मुझे कोसेगी अगर मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊंगी। गलत? अच्छा जी, मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, तू जहरीली सांप है, सांप। घर में घुस के ना सबको डसने की फिराक में तू तो। घर में तूफान मच जाता है। सुमित्रा देवी आग बबूला हो जाती है। मैं इस जहरीली औरत को ना एक सेकंड भी अपने घर में नहीं रखूंगी। निकल जा यहाँ से। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं कसम खाकर कहती हूँ। तू कसम खा, ये जहर खा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू गलत है तो गलत है। तू चोरी छुपे दादाजी को मारने की साजिश रच रही थी, मुझे सब पता है। तू दादाजी को मारने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल माँ, देखिए ना कैसे नाटक कर रही हैं। पहले तो छिप छिप कर दादाजी को जहर दे रही थी और अब रो रो कर सफाई दे रही हैं। नहीं माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं सिर्फ एक बेटी हूँ जो अपने दादाजी को बचाना चाहती थी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इसी वक्त सजा दीजिए, पर दादाजी से एक बार पूछ लीजिए। माया बुरी तरीके से रो रही थी। तभी दादाजी अपने कमरे से निकल कर आते हैं। अरे बस करो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पापा जी, आप जानते हैं ये लड़की आपको खाने में क्या मिला रही थी? हाँ, मैं जानता हूँ, और ये मेरी इजाजत से हो रहा था। सभी सन रह जाते हैं। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि इस मासूम बच्ची ने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाला है। तुम लोगों की दवाइयों से तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके हाथों के जादू ने जो कर दिखाया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। बेटी नहीं, देवी है, देवी। पर ये तो। तुम सबने एक मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादाजी, मैं आपको सिर्फ ठीक करना चाहती थी। और तुमने किया भी है बेटी। तुम्हारी दादी के नुस्खे ने वो कमाल किया जो महंगी दवाइयाँ ना कर पाई। सुमित्रा देवी का गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदलने लगा था। पर भाभी ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम सबने पहले ही मना कर दिया था। माया को छुपना पड़ा क्योंकि तुम लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। सभी के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। सुमित्रा देवी माया के पास जाती है। माया बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। माँ जी, मुझे भी आपसे पहले पूछना चाहिए था। नहीं बेटी, गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारी बात नहीं सुनी। काजल भी माया के पास जाती है। भाभी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं आपको बहुत ज्यादा गलत समझ चुकी थी। कोई बात नहीं काजल, अब हम सब मिलकर दादाजी का इलाज करेंगे। देखा सब, यही तो हमारी संस्कृति है। पुराना ज्ञान और नया विज्ञान दोनों मिलकर चलते हैं। मंजू और निशा कहने को तो ननंद भाभी थी, लेकिन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन मंजू अपनी ननंद की शॉपिंग करने वाली आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठी थी
तभी निशा का फोन आता है। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। भाभी मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे बात करने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि आपसे मुझे कुछ और काम है। मैं अभी तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती, मेरी मैडम गुस्सा करेंगी। मैं तुमसे घर आकर बात करती हूँ। भाभी मैंने एक पार्सल मंगवाया था, आपके पास एक ओटीपी आया होगा, मुझे वो ओटीपी बता दो बस। बाकी आप करो अपनी मीटिंग, मुझे कोई शौक नहीं लग रहा आपको परेशान करने का। निशा तुम समझने की कोशिश करो, मैं अभी तुम्हें ओटीपी नहीं बता सकती। आप ये कैसी बातें कर रहे हो भाभी? अगर आप ओटीपी नहीं बताएंगी तो मेरा पार्सल वापस चला जाएगा। प्लीज भाभी मुझे ओटीपी बता दो। तुम मुझे जरूर बॉस से डांट खिलवाओगी। रुको, अभी तुम्हें मैसेज करती हूँ। भाभी जितनी देर में मैसेज करोगी उतनी देर में तो मुंह से बता दोगी। ठीक है मेरी माँ, रुको बताती हूँ। मंजू अपने बॉस की नजर से बचकर छुपकर अपनी ननद को ओटीपी बताकर जैसे ही फोन रखती है, तभी मंजू की बॉस उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मंजू, अगर आपको काम नहीं करना है तो जाओ, ऑफिस मत आया करो, क्योंकि हमें अपने ऑफिस में काम करने वालों की जरूरत है, काम चोरी करने वालों की नहीं। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं चोरी नहीं कर रही थी। वो मेरी ननद ने कोई पार्सल मंगवाया था और मेरा नंबर दे दिया था, मैं तो बस उसे ओटीपी बता रही थी। सॉरी मैडम, आगे से नहीं होगा। अच्छा, तो आपको अपनी ननद को ओटीपी बताना ज्यादा जरूरी काम लग रहा है, लेकिन मीटिंग पर ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, लगता है बात करके गलती कर दी। मुझे इन्हें सच नहीं बोलना चाहिए था, सच बोलकर अब खुद ही फंस गई। मंजू बोलिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलोगी? आपकी वजह से मीटिंग में बैठे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं, सॉरी बोलती हूँ मैं आपसे। मुझे ना आपकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आपको जो काम जरूरी है ना आप वही काम करिए। आज मैं आपको ऑफ देती हूँ, आराम से आप घर जाइए और अपनी ननद के साथ एंजॉय करिए। मैडम ऐसा मत करिए प्लीज, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप खुद जाएंगी या मैं वॉचमैन को बुलाऊं? बॉस के इतना बोलने पर वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉयज मंजू की शक्ल देखने लगते हैं, जिस पर मंजू को शर्म फील होती है और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो घर पहुँचती है कि तभी उसकी ननद निशा नए कपड़े पहनकर उसे दिखाते हुए बोलती है, बताइए ना भाभी, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तुमने यही पार्सल मंगवाया था क्या? हाँ भाभी, मैंने यही पार्सल मंगवाया था। वो क्या है ना कि 2 दिन बाद मुझे अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, उसी के लिए मंगवाया। ओके, अच्छी बात है, लेकिन आगे से अगर तुम कोई पार्सल मंगवाओ तो अपना नंबर ही डाला करो, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा पता नहीं होता कि मैं कब कहाँ बिजी हूँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारा फोन ना उठा पाऊँ और बेवजह तुम्हें परेशानी होगी। क्या बात है भाभी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? जैसे आप मुझसे गुस्से में बात कर रही हैं। मैं तुमसे गुस्से से बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें समझा रही हूँ। आज तुम्हारे इस पार्सल को ओटीपी बताने के चक्कर में मुझे बॉस से बहुत सुनना पड़ा। जब तुम्हारा फोन आया था तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, उसी बीच में मैडम ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया और बस शुरू हो गई। देखा आपने नौकरी करने वालों का हाल, यही सब कारण है कि मैं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। मैं तो बोलती हूँ आप भी छोड़ दो। बेटा अगर मैंने नौकरी करना छोड़ दिया तो तुम्हारा ये भाभी को ओटीपी दो कहना भी छूट जाएगा, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास पैसे होंगे और ना तुम पार्सल मंगवा पाओगी। कहो छोड़ दो जॉब। नहीं भाभी, आप जॉब मत छोड़ना, वरना सच में मैं तो कुछ भी नहीं मंगवा पाऊंगी। निशा और मंजू आपस में बात कर रही होती है कि तभी मंजू का पति राहुल वहाँ आता है और मंजू को देखकर बोलता है, मैडम अगर आप ऑफिस से जल्दी निकल गई थी तो मुझे बता देती ना। मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा था और आपके दोस्त ने आके मुझे बताया कि आप तो पहले ही जा चुकी हो, और आई तो बता देती ना कि तुम निकल चुकी हो। भैया भाभी जल्दी निकली नहीं है, बल्कि निकाली गई है। इनके बॉस ने इन्हें ऑफिस से निकाल दिया है ना भाभी? ऑफिस से निकाल दिया? पर क्यों? वो मेरी तबीयत खराब हो रही थी, फिर भी मैं ऑफिस से नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया। फिर तो ठीक है, मैं तो डर ही गया था। अच्छा खाने के लिए कुछ बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी अभी लाती हूँ। मंजू इतना कहकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है और राहुल अपने कमरे में चला जाता है। दिन बीतते हैं लेकिन निशा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता।
तभी एक रोज फिर मंजू अपने बॉस के केबिन में बैठकर काम कर रही होती है। तभी वो जैसे ही फोन उठाती है तो निशा फिर बोलती है, भाभी मुझे ओटीपी बता दो। निशा मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई भी पार्सल मंगवाना हो तो अपना नंबर देना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। भाभी अब जितना टाइम मुझे सुनाने में लगाती हो ना, उतने टाइम में तो आप मुझे ओटीपी भी बता दोगी और अपना काम भी कर लोगी। मैंने जो बोला था वो हो गया या नहीं? जी मैडम, हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है। आज अगर ये काम खत्म नहीं हुआ ना तो तुम ऑफिस से घर नहीं जाओगी। नहीं मैडम, मैं शाम से पहले ही काम पूरा कर दूंगी। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और फोन को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। जी मैडम, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मंजू इतना कहकर अपने काम में लग जाती है और उसकी बॉस अपनी चेयर पर बैठी मंजू को घूरती रहती है, जिसके कारण निशा के कई बार फोन करने के बाद भी मंजू उसका फोन नहीं उठाती, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कुरियर वाले को मंजू के ऑफिस का एड्रेस देकर उसे ऑफिस भेज देती है। कुछ देर बाद कुरियर वाला उसके ऑफिस पहुंचता है। तभी उसकी बॉस बाहर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आती है और कुरियर वाला उससे बोलता है, मैडम यहाँ कोई मंजू नाम की मैडम काम करती है क्या? जी हाँ, वो यही काम करती है। लेकिन आप कौन हो और आप कौन से क्या काम है? मैडम मैं उनका पार्सल लेकर कब से घूम रहा हूँ, लेकिन वो मुझे घुमाए जा रही हैं। अगर उन्हें पार्सल नहीं चाहिए तो साफ साफ बता देना मुझे। आप यहीं रुकिए, मैं बुलाती हूँ उन्हें। मंजू की बॉस इतना कहकर अपने वॉचमैन को कहकर मंजू को बाहर बुलवाती है और बोलती है, तुम ननद भाभी को अपने टाइम की वैल्यू नहीं है तो कम से कम दूसरों के टाइम की तो वैल्यू समझो। बेचारे को सुबह से दौड़ा रहे हो। मैडम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मुझे यहाँ का एड्रेस आपकी ननद ने दिया है। उन्होंने कहा इस एड्रेस पे चले जाना और यहाँ मेरी भाभी मंजू मिलेगी तो उसे दे देना और ओटीपी ले लेना। तुम्हारी ननद को पार्सल मंगवाने के सिवा कोई और दूसरा काम नहीं है और तुम्हें इसका ओटीपी बताने के सिवा तो एक काम करो, तुम आज के बाद घर पर ही बैठो और आराम से ना ओटीपी बताओ कुरियर वाले को। अब तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ऐसा मत करिए, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लास्ट टाइम छोड़ दीजिए प्लीज। देखो, मुझे जो बोलना था ना मैंने बोल दिया। अब कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। मैडम आप ये पार्सल लेंगी या नहीं लेंगी? भैया पैसे भरे हैं, लूंगी क्यों नहीं, लेकिन आज के बाद आपको भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम मुझे क्या तकलीफ होगी, मेरा तो ये काम है, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। कुरियर वाला इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मंजू भी अपनी ननंद का पार्सल लेकर घर चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो निशा से बोलती है, जिस चीज का डर था वही हो गया। ये पार्सल अब आखिरी पार्सल है। तुम्हारे इस पार्सल और ओटीपी बताने के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। अब बैठो तुम आराम से। ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो जो होना था हो गया। अच्छी बात यह है कि मैं भी रोज डांट सुन सुनकर परेशान हो गई थी। मंजू इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी भाभी का उदास चेहरा देख निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक मंजू की नौकरी जा चुकी होती है। चांदनी अपने कमरे में शीशे के आगे खुद को निहार रही थी। तभी वहाँ उसका पति पुनीत आता है और उसे देखकर कहता है, अरे चांदनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और कितना मेकअप करोगी? माँ नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें तो हर चीज की जल्दी ही रहती है। कुछ दिनों पहले तो ही हमारी शादी हुई है और अब नई नवेली दुल्हन हूँ, तो ज्यादा किसी ने मुझे देखा भी नहीं है, तो अच्छे से तैयार होके जाऊंगी ना। आज तो सब मुझे ही देखेंगे दुल्हन से ज्यादा। हे भगवान, ये औरत भी ना, इनका तो सिंगार पिटार कभी खत्म ही नहीं होता है। अब जल्दी से चलो भी, और हाँ ये घूंघट जरूर कर लेना। ये क्या कह रहे हो, घूंघट कर लूं? तुम्हें पता भी है पूरे 4 घंटे लगे हैं मुझे ये मेकअप करने में, और तुम कह रहे हो कि मैं इसको छुपा लूं इस घूंघट में? बिल्कुल नहीं। अरे अच्छा नहीं लगता है ऐसे, अब बड़े बूढ़े लोग होंगे वहाँ, समझा करो थोड़ा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई घूंघट नहीं करने वाली हूँ बस। यहाँ दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ सीढ़ियों से पुनीत की माँ चढ़ती हुई पुनीत और चांदनी के कमरे में आती है और दोनों को बात करता हुआ देखकर कहती है, बहू अभी तक तू तैयार नहीं हुई क्या? सभी शादी में चले गए हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। नहीं माँ जी, मैं तो कब की तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। रुक बहू, कुछ कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है माँ जी?
मैंने तो पूरा मेकअप भी अच्छे से किया है, सब कुछ लगाया है। तभी जानकी चांदनी के पास जाती है और उसकी साड़ी का पल्लू उठाकर चांदनी को लंबा सा घूंघट कर देती है और कहती है, अरे वाह, अब बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहू से ज्यादा तो कोई और हो ही नहीं सकता सुंदर। सही कहा माँ, बहुत सुंदर लग रही है चांदनी। ये क्या किया माँ जी ने, इतना सारा मेकअप मैंने घूंघट करने के लिए थोड़ी ना किया था। लेकिन कोई बात नहीं, शादी में जाकर कौन सा माँ जी पूरे समय मेरे साथ चिपकी रहेंगी। जैसे ही वो यहाँ वहाँ होंगी मैं अपना घूंघट हटा दूंगी। इतना कहकर अब दोनों सास बहू शादी के लिए घर से ही निकल जाते हैं और कुछ देर में ही दोनों शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी लड़कियाँ बहुत सारा मेकअप करके आई थी और वहाँ पर एक औरत कमला जानकी और उसकी बहू को देखकर कहती है, अरे जानकी बहन, ये आपकी बहू है क्या? हाँ, ये मेरी बहू है। आपकी बहू नहीं आई क्या शादी में? नहीं, उसे कुछ काम था। लेकिन ये बताओ कि आपने अपनी बहू को इतना बड़ा घूंघट क्यों करवा रखा है? यहाँ तो सभी औरतें हैं, हटवा दो घूंघट, घुटन हो रही होगी बहू को। नहीं नहीं कमला बहन, हमारे घर की बहुएं 1 साल से पहले घूंघट नहीं खोलती हैं। मैंने खुद अपनी शादी के 1 साल बाद घूंघट खोला था। हे भगवान, यानी 1 साल मुझे भी घूंघट में रहना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। ना बाबा ना। अरे वो तो पुराना समय था, और आज के समय में 1 महीने भर भी घूंघट नहीं रखती है, और आप 1 साल की बात कर रही हो। आजकल की बहू भी नहीं रखती होंगी क्योंकि उनकी सास ने रोका टोका नहीं होगा। लेकिन मेरी बहू की मजाल नहीं जो मुझसे बिना पूछे घूंघट हटा ले। जानकी और कमला को बात करता देखकर चांदनी मौका देखते ही अपना घूंघट हटाने की कोशिश करती है। तभी जानकी उसका हाथ पकड़ लेती है और घूंघट को और नीचे कर देती है। यही नहीं, जानकी जहाँ जहाँ भी जा रही थी वहाँ वहाँ पर चांदनी को अपने साथ लेकर जाती है। चांदनी को 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता कि वो अपना घूंघट हटा ले। यूं ही कुछ देर और हो जाती है और जानकी उसकी बहू दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद चांदनी गुस्से में अपने कमरे में जाती है और पल्लू हटाकर अपने पति से कहती है, आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। इतना सारा मेकअप करके गई थी ताकि सुंदर दिखूं, लेकिन माँ जी ने 1 मिनट को भी मुझे घूंघट हटाने नहीं दिया। पूरे समय मेरे साथ चिपकी रही। क्यों, मजा है ना माँ के साथ शादी में जाने में। मेरी माँ बहुत अच्छी सास है और अपनी बहू का भी बहुत ध्यान रखती है। हाँ, वो तो देख लिया मैंने कितना ध्यान रखती है। एक पल को भी मुझे सर से घूंघट नहीं हटाने दिया। इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छा है कि माँ तुम्हारे चांद जैसे चेहरे को दुनिया वालों की बुरी नजर से बचा रही थी। तुम्हें तो उनको थैंक्स कहना चाहिए। तो पूरा दिन मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम्हारी माँ ने। ऊपर से तुम कह रहे हो कि मैं थैंक यू कहूँ? बिल्कुल नहीं। अगर माँ जी चाहती हैं कि मैं घूंघट करके रखूं, तो मैं भी यही करूंगी। लेकिन एक दिन वो खुद इस घूंघट को हटवाएंगी, ये मेरा उनसे वादा है। इतना कहकर अब चांदनी सोने चली जाती है। यूं ही दिन गुजर जाता है। अगली सुबह जानकी के घर में कुछ मेहमान आते हैं और जानकी चांदनी से सभी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। चांदनी लंबे से घूंघट में सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और घूंघट की वजह से कुछ ना दिखने पर वो चाय की ट्रे एक मेहमान पर ही गिरा देती है। तभी जानकी कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया? मेहमानों पर चाय गिरा दी। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? सॉरी माँ जी, इतना लंबा घूंघट है कि रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए गलती से चाय गिर गई। मैं अभी दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। पहले तू इनको बाथरूम लेकर जा ताकि ये अपने कपड़े साफ कर सकें। ठीक है माँ जी, चाय मैंने गिराई है तो बाथरूम तक भी मैं ही ले जाती हूँ। क्या करूँ, अब ये घूंघट तो आफत बनता जा रहा है। न कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है। अब यूं ही कुछ दिन बीतते हैं, जिसके बाद चांदनी किचन में अपना लंबा घूंघट करके खाना बना रही थी। रात का समय होने के बाद चांदनी सभी के लिए खाना लेकर आती है। जैसे ही जानकी अपने मुंह में खाने का एक निवाला डालती है, वैसे ही वो उसे थूक कर कहती है, अरे बहू, ये तूने खाना बनाया या जहर? खाने में कितना नमक है? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो सही से ही खाना बनाया था। अब क्या करूँ, घूंघट की वजह से कुछ दिखा ही नहीं, तो मुझसे नमक ज्यादा डल गया होगा। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का? सब समझती हूँ, ये सब इसकी घूंघट हटाने की चालाकी है, तभी ये मुझे परेशान कर रही है।
लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, इसको घूंघट नहीं हटाने दूंगी। अब तो माँ जी को ये घूंघट हटवाना ही पड़ेगा। आज तो हो गया बहू, लेकिन आगे से ध्यान रखकर खाना बनाना ठीक से, और जब खाना बनाओ तो घूंघट ऊपर कर लेना, बाकी टाइम घूंघट 1 इंच ऊपर ना हो। खड़ूस कहीं की, अब भी नहीं मानी है, लेकिन एक दिन जरूर इससे अपनी बात मनवा कर रहूंगी। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह जब जानकी बाजार सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी चांदनी उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप आज कहाँ जा रही हैं? बहू बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लेने, तुझे कुछ मंगवाना है क्या? माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। ठीक है बहू, लेकिन ये घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ माँ जी, 1 इंच भी ऊपर नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर अब दोनों सास बहू बाजार के लिए निकल जाती हैं, जहाँ सास आगे आगे और बहू पीछे पीछे चल रही थी। घूंघट होने की वजह से चांदनी को रास्ता भी सही से नहीं दिख रहा था और आगे एक बड़ा सा गड्ढा था। तभी चांदनी अपनी सास के साइड से चलने लगती है और अचानक से वो जानकी को टक्कर मार देती है, जिससे कि जानकी गड्ढे में जा गिरती है। हाय राम, मर गई, मेरी कमर टूट गई। बहू तुझे दिख नहीं रहा क्या? मुझे धक्का दे दिया। माँ जी, जब से शादी हुई है तब से इस घूंघट की वजह से मुझे तो अपना चेहरा भी नहीं दिखता है, तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगी? अरे ये सब छोड़, मुझे उठा यहाँ से। माँ जी, उठाने के लिए भी तो एक घूंघट उठाना पड़ेगा ना, और घूंघट मैं 1 साल तक नहीं उठा सकती। अरे मेरी माँ, हटा दे घूंघट, अब नहीं कहूँगी घूंघट करने को, बस मुझे यहाँ से निकाल दे। अपनी सास की बात सुनकर चांदनी खुशी से घूंघट हटाकर अपनी सास को गड्ढे से बाहर निकालती है। काम्या अपने 2 भाइयों रवि और कुणाल की इकलौती बहन थी। बड़े भाई रवि की अभी अभी शादी हुई थी। घर में अपनी भाभी अनीता का स्वागत करते हुए कामना कहती है, आइए भाभी, आपका इस घर में स्वागत है। वाह बेटा, भाभी के आते ही भाई को भूल गई। भाई लाया तेरी भाभी को इस घर में, मेरा भी स्वागत कर। हाँ हाँ पता है, लेकिन अब तो पूरा दिन भाभी घर में रहेंगी मेरे साथ, तो मुझे तो उनसे दोस्ती करनी ही है, इसलिए आप भूल जाओ अब अपनी बहन को, मैं तो भाभी की साइड रहूंगी। अब अगर आप सभी की बातें हो गई हो तो रवि के कमरे में चले, मुझे आराम करना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सॉरी भाभी, हम बातों बातों में भूल ही गए कि आप थक गई होंगी। चलिए मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। काम्या अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़कर आती है। अनीता स्वभाव से चिड़चिड़ी किस्म की थी और काम्या को अपने भाइयों के इतने क्लोज देखकर उसको जलन होती थी, जिसके चलते रवि और कुणाल के घर से जाते ही अनीता अपनी ननद काम्या पर अत्याचार करती थी, उससे सारे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन काम्या को अपनी एक किताब के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। दोस्तों ने एक किताब बताई है, वो लेनी है, उसी में से ऑलमोस्ट एग्जाम आएगा। क्या बोला? पैसे? पेड़ लगा है क्या पैसों का? कोई पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? और जा जाकर काम कर घर के, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सर चढ़ा रखा है इन भाइयों ने इसको। बेचारी काम्या अपनी भाभी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि अपने दोस्तों से ही कुछ समय के लिए किताब ले आए। इसके लिए वो घर से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बस स्टैंड पर उसे एक अनजान औरत मिलती है, जो उससे कहती है, बेटा ये मेरा पर्स पकड़ना, मैं अभी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में। अरे लेकिन आंटी, वो औरत काम्या की एक नहीं सुनती और उसे अपना पर्स पकड़ाकर चली जाती है। बहुत देर हो जाने के बाद भी जब औरत नहीं आती तो ये देखकर काम्या खुद से कहती है, वो आंटी तो आई ही नहीं, अब क्या करूँ इस पर्स का? खोल कर देखूं, उनका एड्रेस तो होगा ही, दे आऊंगी। वैसे भी बहुत देर हो गई है, घर नहीं पहुँची तो भाभी भी सुनाएगी। काम्या मजबूरी में उसका पर्स खोलती है, लेकिन उसके पर्स में कुछ नहीं होता, एकदम खाली पर्स था वो इस पर्स को पुलिस स्टेशन भी लेकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि पर्स में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए वो पर्स लेकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी भाभी उसे इतनी देर बाद घर आते हुए देखकर कहती है, वाह मैडम जी, कहाँ घूमकर आ रही हो? घर का होश नहीं है तुम्हें? बताओ तुम्हारे भैया को कि तुम किस तरह आवारा हो रही हो। भाभी मैं अपनी दोस्त के घर से वही किताब लेने गई थी जिसके लिए आपने पैसे देने से मना किया था।
अच्छा ताना मार रही है। ये तो बता, तेरी दोस्त ने वो वाली किताब दी? बता ना, दी? वो ला दिखा पर्स, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अनीता जैसे ही पर्स खोलती है तो उसमें किताब होती है और काम्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि कुछ देर पहले तो ये पर्स बिल्कुल खाली था। अनीता के सामने काम्या कुछ नहीं कहती और वो पर्स लेकर कमरे में चली जाती है और उसे खोलने के बाद किताब को निकाल कर खुद से कहती है, ये किताब आखिर इस पर्स में आई कैसे? क्योंकि ये तो बिल्कुल खाली था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? काम्या ये सोचने में लगी ही थी कि तभी उसे अनीता काम के लिए आवाज लगाती है और वो पर्स अपनी अलमारी में रख कर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 1-2 दिन तो काम्या उस पर्स को लेकर बस स्टैंड जाती है, लेकिन उस औरत के दोबारा ना मिलने पर वापस भी आ जाती। और ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठे बैठे सोचते हुए खुद से कहती है, भैया का जन्मदिन आने वाला है। काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं भैया के लिए वो गिफ्ट लेती जो उनको चाहिए था। लेकिन अब तो भाभी मुझे खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देती। काम्या के इतना कहते ही उसके बगल में रखे हुए पर्स से एक रोशनी निकलती है। ये देखकर काम्या हैरान रह जाती है और उसी समय वो पर्स खोलकर देखती है तो उसमें पैसे होते हैं। ये देखकर काम्या हैरान होकर कहती है, ये पर्स तो जादुई है। हे भगवान, अब पता चला कि उस दिन इसमें किताब कहाँ से आई थी। लेकिन क्या ये मेरे कहने से कुछ भी ले आता है? एक बार ट्राई करती हूँ। काम्या अपने जादुई पर्स को दोबारा आजमाते हुए उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालने की मांग करती है और जब वो ये बोलकर पर्स खोलती है तो उसमें सच में सोने की अंगूठी होती है। ये देखकर काम्या की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अब वो पर्स से वो अंगूठी और पैसे निकाल के उसे वापस से अलमारी में रख देती है और अगले दिन अपने भाई के जन्मदिन पर उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाती है, वो भी एक महंगी सी वॉच। ये देखकर अनीता मन ही मन कहती है, इस पर पैसे कहाँ से आए? मैंने तो पैसे दिए ही नहीं थे इसको। वाह छोटी, ये तू कहाँ से लाई? पता है तुझे कितने समय से मैं ये वॉच लेना चाहता था। थैंक यू सो मच मेरी बहना। भैया मुझे खुशी है आपको पसंद आई। मैंने कई बार आपको इस वॉच को फोन में देखते हुए देखा था, इसलिए सोचा पैसे जोड़ के आपको दे दूं। हाँ, देखो तो कैसे नंबर बना रही है अपने। इसको तो मैं कल बताऊंगी। अनीता अपने पति के सामने तो कुछ नहीं कहती। अगले दिन रवि और कुणाल के घर से जाने के बाद अनीता काम्या के कमरे में जाती है, जहां वो छुपकर देखती है कि काम्या पर्स से बातें कर रही है। जादुई पर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया को उन पैसों से लिया तोहफा बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला कि वो पैसे मैंने जोड़े थे, जबकि वो पैसे तो तुमने मुझे दिए थे। काम्या की जादुई पर्स से सारी बातें अनीता सुन लेती है, जो कमरे के बाहर खड़े खड़े खुद से कहती है, अच्छा तो मेरी ननद के पास ये जादुई पर्स आ गया है। जब ही तो कहूँ इसके पास अचानक से ये पैसे कहाँ से आ गए। अब तो ये पर्स मैं ही लेकर रहूंगी। अनीता उस समय तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब काम्या किसी काम से बाहर गई थी तब अनीता पीछे से उसके कमरे में जाती है और काम्या का जादुई पर्स चुरा लेती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद करके उस पर्स से कहती है, हे जादुई पर्स, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। अनीता इतना बोलकर पर्स खोलती है और देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता, जिसके बाद अनीता दोबारा से कोशिश करते हुए कहती है, जादुई पर्स, सुना नहीं तुमने? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इस बार भी पर्स खोलने पर अनीता के हाथ कुछ नहीं लगता। ये देखकर अनीता गुस्से में कहती है, पक्का ये जादुई पर्स सिर्फ मेरी ननद की ही सुनता होगा। आज आने दो उसको, उससे ही इस जादुई पर्स में से पैसे निकलवाऊंगी मैं। अनीता अब बेसब्री से काम्या का इंतजार करती है और कुछ देर में जब काम्या घर आती है तो अनीता उससे कहती है, अरे ननद जी आ गई, आओ आओ, अब जरा इस जादुई पर्स से मुझे कुछ पैसे मांग कर तो दो। भाभी आप, ये कहाँ मिला आपको? कैसे पता आपको इसके बारे में? ज्यादा बकवास मत करो कि कैसे पता क्या पता, चुपचाप जो बोला है वो करो। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आपको मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं बिना वजह इस जादुई पर्स का आपको फायदा नहीं उठाने दूंगी।
अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लगता है तेरी खाल मसाला मांग रही है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अनीता काम्या पर हाथ उठाने लगती है और उसे बालों से पकड़कर घसीटने भी लगती है। तभी काम्या कहती है, भाभी छोड़ दो मुझे, भैया आ गए और उनको पता चला कि आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो वो आपको बहुत बुरा भला बोलेंगे। तेरे भैया को बताएगा कौन? तू? हाँ, तुझे तो मैं बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। अनीता के इतना बोलते ही अचानक वहाँ रवि और कुणाल आ जाते हैं और रवि अनीता को काम्या के बालों से पकड़कर घसीटते हुए देखकर कहता है, अनीता, ये सब क्या है? छोड़ो मेरी बहन को। आप? रवि को देखकर अनीता काम्या को छोड़ देती है और काम्या भागकर कुणाल के गले लग जाती है। अपनी बहन के आंसू देखकर कुणाल गुस्से में कहता है, भाभी, जिस बहन पर आज तक हमने हाथ तक नहीं उठाया उसको आपने इतना मारा? बस भैया, आज इस घर में या तो ये रहेगी या मैं और काम्या। मेरी आप पूरी बात सुनिए, मैं तो बस अनीता, कुछ मत बोलो, क्योंकि जो मुझे देखना था, सुनना था, मैं देख सुन चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। रवि अनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है और कुछ ही समय में उसे तलाक भी दे देता है। तो वहीं काम्या अपने घर के हालात देखकर जादुई पर्स से अपने भाइयों की खुशी मांगती है, जिसके चलते रवि और कुणाल की जिंदगी में बहुत ही अच्छी लड़कियां आती हैं। कुछ समय बाद रवि की दूसरी शादी हो जाती है और कुणाल भी शादी कर लेता है, जिसके बाद दोनों की बीवियां काम्या को अपनी बहन की तरह रखती और काम्या को कभी उस जादुई पर्स को इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आती।